नाजरीन, हुकूमत की सांस फूली हुई है, हाथ पांव सुन्न हो चुके हैं और दिमाग चकराया हुआ है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कल तक तो हम जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन बनते थे। हम जमहूरियत के नाम पर वोट लेते रहे हैं इस अवाम से, और हमने बड़ी दलेरी से इमरान खान के दौर में एक नारा भी लगवाया था कि वोट को इज्जत दो। लेकिन आज वही बात वोट को इज्जत दो जब तहरीक इंसाफ कर रही है, तो ये कफन चोर मुसलसल इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इन्होंने जो पिछले दिनों पार्लियामेंट से बिल मंजूर करवाया कि चीफ जस्टिस के 100 मोटो के इख्तियारात में तरमीम की जाए और उनके पर काटने की कोशिश की है। इन्होंने फटाफट अपने सारे चोर डाकू जमा किए, लुटेरे, और उनसे मंजूर करवा लिया। उसके बाद वो मंजूरी के बाद इन्होंने उस बिल को सदर के पास भेजा। सदर ने अपने पास 14 दिन उस बिल को रखा और इनको वापस भेजा कि इस पे नजर सानी करें और इस कानून को वैसे ही अपनी पहले वाली हालत में तब्दील करें। जब सदर से वापस इनके पास बिल आ गया, तब इन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया, उसे मंजूर करवाया और कानून के मुताबिक 10 दिन वो दोबारा सदर के पास चला गया। सदर आरिफ अलवी, जो कि इनकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। हम अंदाजा नहीं कर सकते कि सदर इनकी राह में कितनी बड़ी रुकावट है। ये 1000 चीजें करना चाहते हैं, लेकिन आगे सदर इन पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब जब सदर भेजते हैं इस बिल को चीफ जस्टिस साहब के पास, सदर चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि ये आपके इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा करें, एक फुल कोर्ट बनाएं, मतलब 8 या 9 उसमें जजेस होने चाहिए। आप फुल कोर्ट में इस पे नजरसानी करें कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इस बिल का फाइनल फैसला करने के लिए चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच बना दिया है और वो कल के दिन समाअत करेगा। जैसे ही ये बेंच बना, कुछ लोगों के कानों से धुएं निकलना शुरू हो गए। जो लोग पहले खुद कहते थे कि बड़ा बेंच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये पीटीआई के जजेस हैं, ये हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से इल्जाम लगाते थे, जैसे ही 8 रुकनी बेंच बना, उनकी चीखें आसमान को छूना शुरू हो गई। अब असल में इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई हमने तो चोरों से मंजूर करवा लिया था बिल और उसको सदर को भी भेज लिया था। अगर सदर इसको सुप्रीम कोर्ट को ना भेजते और ये 8 रुकनी बेंच ना बनता, तो वो ऑटोमेटिकली 10 दिन बाद इम्प्लीमेंट हो जाता, वो कानून बन जाता। लेकिन अब सदर ने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया और ये काम दोबारा लंबा होना शुरू हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम भी करार दे सकती है। तो अगर इसी दौरान हम पर तौहीन अदालत लग जाती है इलेक्शन ना करवाने के चक्कर में, तो हम तो काम से चले गए ना, इस बिल का हमें क्या फायदा। इसकी वजह से इन्हें बहुत बेचैनी हुई है। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे कि पंजाब में इंतखाबात के लिए ना ही फंड्स दिए गए और ना ही सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन को दी गई। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये दोनों चीजें नहीं मिली, तो कल उन्होंने तकरीबन 1 सफ़े की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया और उन्हें कहा है कि हमें दोनों चीजें नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल, जो कि हुकूमती वकील है, जो कि हुकूमत की तरफ से पेश होता रह गया, उसे बुलाया। उसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक को, जिसके पास फंड्स हैं, जिसका ये बहाना करें कि हमारे पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, ये है वो है, उसको बुलाया। और उसके अलावा सेक्रेटरी खजाना, जिसने उस गवर्नर स्टेट बैंक से कह के पैसे रिलीज करवाने हैं, उसे भी बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जुम्मे के दिन हमारे पास पेश हों और हमें इसका जवाब दें कि अब तक आपने ये फंड्स और सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। अब तारीख इस बात की गवाह है कि जुम्मे का दिन कभी भी पटवारियों के लिए, नून लीगियों के लिए और पीडीएम के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कुचलने का नतीजा आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 6 मुल्क से गद्दारी, रियासत से गद्दारी, इसके अलावा इससे नीचे बात नहीं होगी। अगर ये आर्टिकल 6 ना लगा तो हम ये समझेंगे कि ये फैसला भी नजरिया जरूरत के तहत किया जा रहा है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी, हमें हुकूमत की मजबूरी थी, इसी वजह से हमने नरम फैसला दिया है। अब आप एक और मसला देखें, आप ये देखें कि हर पार्टी में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, हर पार्टी में बहुत से लोग होते हैं जो कि जब से पार्टी बनती है तब से पार्टी के साथ ही स्ट्रगल शुरू करते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं, एक बच्चे की तरह पार्टी को जवान करते हैं। पीपल्स पार्टी की मिसाल आपके सामने है। चौधरी एतजाज हसन, जो कि बहुत अच्छे वकील हैं, और लतीफ खोसा साहब, जो कि बहुत सीनियर वकील हैं। इनकी उम्र आपके सामने कि इनकी कितनी उम्र होगी और ये कब से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। लेकिन आप जरा आसिफ अली जरदारी और उसके बेटे बिलावल भुट्टो की बेगैरती देखें कि उन दोनों लीडरों को पार्टी से ही निकाल दिया है। मतलब जिन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी में बहाया, उनको पार्टी से ही निकाल दिया है। उनका कसूर क्या था? कसूर यही था कि उन्होंने कहा कि 90 दिन से इलेक्शन किसी भी सूरत आगे नहीं जा सकते। अगर इसको आगे ले जाने की बात चाहे नून लीग करेगी, चाहे पीपल्स पार्टी, कोई भी करेगा, तो वो वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी और उस पर आर्टिकल 6 लगना वाजिब हो जाएगा। उनका कसूर यह था कि उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर आइन की पामाली हुई तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पर जिसने भी उंगली भी उठाई तो हम उसकी राह में रुकावट होंगे
और उठने वाला हाथ हम तोड़ के रख देंगे। इधर से उनका यह बयान आया कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वहां से उनको पार्टी से ही फारिग कर दिया। और आप ये अंदाजा करें कि नोटिफिकेशन किसने जारी किया कि वो पार्टी से फारिग हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने। ये दोनों लोग जिन्होंने इतने अरसे से पीपल्स पार्टी को अपने खून पसीने से उनको बड़ा किया, उस पार्टी को परवान चढ़ाया, उन्हीं को एक कल का बच्चा आके पार्टी से निकाल रहा है। एक ऐसा बंदा बिलावल भुट्टो जरदारी जिसकी सेंस ये है, जिसकी सीवी ये है कि उसको पॉलिटिक्स में एक पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इसलिए बना दिया गया कि वो आसिफ जरदारी का बेटा है और बेनजीर का बेटा है। सिर्फ इसी वजह से कोई मेरिट नहीं है तुम्हारे यहाँ। अब वो छोटा बच्चा आके फैसला कर रहा है कि बड़ों को आइन समझ नहीं आया, जो लोग सालों से वाबस्ता है इस पार्टी के साथ उनको आइन समझ नहीं आया, मुझे ज्यादा समझ है, इसी वजह से इनको पार्टी से निकाला जाता है। लेकिन इन दोनों को सलाम है, चौधरी एतजाज अहसन को और लतीफ खोसा को। एतजाज अहसन साहब ने तो कल ही या परसों अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था और उन्होंने कहा था कि तमाम बुकला इकट्ठे करें, और कल उनके गालबन कोई तकरीब हो रही है जिसमें एतजाज अहसन साहब होंगे, लतीफ खोसा साहब और मुख्तलिफ वकील होंगे। और लतीफ खोसा साहब ने यहाँ तक कहा है कि ये लोग मामलात को इतना उलझाना चाहते हैं कि मामलात किसी के भी कंट्रोल में ना रहे। जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देती है तब क्या होगा, तब इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। अगर ये फिर भी इलेक्शन नहीं करवाते तब इंशाल्लाह कौम इनकी तबीयत साफ करेगी और कौम सड़कों पे आके इनको सड़कों पे ही घसीटेगी। लतीफ खोसा ने कहा कि अगर इनके खिलाफ आर्टिकल 6 नहीं लगता, जो कि इन्होंने हरकत किया कि ना इलेक्शन के लिए फंड्स दिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद और ना ही सिक्योरिटी दी है, तब सुप्रीम कोर्ट का अपना वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। आपको पता होगा कि अच्छी तरह से अब तक सबकी समझ में आ गया होगा कि ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि अपनी डूबी हुई सियासत को बचाने के लिए, अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए लोगों की फैमिलीज पर, उनके बीवी बच्चों पर और उन पर, उनके माँ बाप पर अटैक करते हैं। एक मुफ्ती सईद नामी शख्स जो कि नाम निहाद मुफ्ती है और उसकी कुल की कुल औकात यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम हुकूमत के कहने पे उनके मन चाहे बयानात दे रहा है इमरान खान के खिलाफ। उसने ये बयान दिया कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने की पेशगोई की वजह से बुशरा बीबी से निकाह किया। यानी 2018 में बुशरा बीबी ने कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओगे इमरान खान, इसी वजह से वो पेशगोई पूरी हुई, इमरान खान वजीर आजम बने और इसी वजह से बाद में इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह किया और ये निकाह इद्दत के दौरान हुआ। जबकि बुशरा बीबी का बयान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया था, नदीम मलिक लाइव के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने साबिका शोहर से तलाक ली, उसके बाद अपने इद्दत का पूरा दौरानिया पूरा किया। उसके इद्दत के दौरानिया पूरा होने के बाद उसके भी कई महीने बाद मैंने इमरान खान से निकाह किया। जबकि ये नाम निहाद मुफ्ती कह रहा है कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ। अब आप मुझे ये बताएं कि जो शख्स जिसकी शादी हुई होती है या जिसकी किसी के साथ अलहदगी होती है, तलाक होती है, वो शख्स अपनी मुद्दत इद्दत के बारे में ज्यादा जानता होगा या ये नाम निहाद मुफ्ती ज्यादा जानता होगा? अब ये तो साफ वाज़ेह है कि यह मुफ्ती किसके कहने पे और किसके इशारों पे नाच रहा है और ये किसके कहने पे इतने बोने बोने बयानात दे रहा है। और यकीनन ये इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की एक सोची समझी साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि इस मुल्क में अब अगले 10 दिनों में या अगले 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह एक ट्रेलर दिख जाएगा कि मुल्क ने जाना किस तरफ है। अब देखना यह है कि इन गंदे अंडों को और इन शैतान के पैरोकारों को सुप्रीम कोर्ट जुम्मे वाले दिन उल्टा लटकाती है या नहीं। अगर नहीं लटकाती तो फिर इंशाल्लाह अवाम को जद्दोजहद करनी पड़ेगी और अपनी आज़ादी छीन के लेनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।